So, hi students, welcome back. Uh, Today we will discuss the excretory genital ducts. Excretory genital ducts क्या हैं ये? Excretory genital ducts में आपका एपिडिडमिस आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है वास डिफरेंस आ जाता है, प्लस आपका जो है यूरिथ्रा आ जाता है। तीनों को इकट्ठा हम बोल रहे हैं क्या? दैट इज एक्सक्रीटरी जेनाइटल डक्ट्स। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आज हम करने जा रहे हैं ये एपिडाइमस, डक्टस डिफरेंस दैट इज वास डिफरेंस एंड एजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिथ्रा। और हाँ, यहाँ पे हम ये भी आज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि क्या जैसे फीमेल में मेनोपॉज होती है, क्या मेल में भी मेनोपॉज वाला कोई ऐसा स्टेज आती है। और दूसरा हम इसके साथ डिस्कस करेंगे जैसे कि जो स्पर्म्स कंटिन्यूस मेल में बन रहे हैं, अगर वो स्पर्म किसी तरह से यूज नहीं हो रहे हैं, इंटरसेक्शुअल कोर्सेज नहीं कर रहा है मेल, या नाइट एमिशन नहीं हो रहा है, मास्टरबेशन नहीं हो रहा है, तो वो स्पर्म्स का फ्यूचर क्या होता है। दो, इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि एक अगर पर्सन में सिर्फ एक सिंगल टेस्टिस है, बाय बर्थ ही एक टेस्टिस है, तो क्या वो रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी रखता है, काबिलियत रखता है या नहीं रखता है। सो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज एक्सक्रीटरी जेनाइटल डक्ट्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट पार्ट जो है हम वो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एपिडाइमस। तो एपिडाइमस को हम दूसरे लफ्जों में या डक्ट्यूली एपिडाइडिमस भी बोलते हैं या डक्टस एपिडाइमस भी बोलते हैं। एपिडाइमस का पूरा मीनिंग क्या है? एपी मतलब अबव, डिडेमस मतलब टेस्टिस। तो टेस्टिस के ऊपर जो है ये स्ट्रक्चर बनाता है। अगर हम इसको प्रोजेक्शन में कहीं देखें तो हम देखेंगे, ये देखिएगा, और देखें तो ये जो रियल था, वो रियल जो है वो ये है हेड ऑफ एपिडाइमस। देखिए ये पूरे का पूरा एरिया जो कहाँ है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस के ऊपर यहां से लेके ये पूरा पार्ट जो है यहां से यहां तक, ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है यहां तक, ये पूरा पार्ट जो है एपिडाइमस है, अबव द टेस्टिस है। क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो हम अगर सीधा आगे चलते चलें तो हम देखेंगे कि ये पार्ट जो है वो कहाँ लोकेट कर रहा है। ये देखिएगा, ये दिस होल स्ट्रक्चर इज, इसको यहां तक हम क्या कह रहे हैं, एपिडाइमस। सुनते चलिएगा, इससे कंसर्न बातें हम बात करें अगर, तो ये क्या है, दिस इज अ कॉमा शेप, मतलब एक कॉमा की तरह जो है इसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस है। और ये नियर अबाउट, अगर हम बिना इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में देखें, इतना 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब ये इकट्ठा है, ठीक है, कंपैक्टेड है, तो 4 सेंटीमीटर है। और अगर हम इसको पूरा एक्सटेंड करके देखें तो इट्स नियर अबाउट 6 मीटर तक जो है ये स्ट्रक्चर है। तो है क्या एग्जैक्टली? इट इज अ कामा शेप्ड लॉन्ग ट्यूबुलर हाईली कॉइल्ड और कन्वोल्यूटेड कॉम्पैक्ट ट्यूब्यूल। याद रखिएगा ये पेयर में है, दो होते हैं, ठीक है, एक टेस्टिस में, दूसरे टेस्टिस में। ये लॉन्ग है, ट्यूबुलर कॉइल स्ट्रक्चर है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। और ये कहां लोकेट करता है? इट लाई ऑन द अपर, लोअर एंड बैक साइड्स ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर, नीचे और उसकी बैक साइड में जो है इसकी पोजीशन है। मैंने कह दिया आपसे 4 सेंटीमीटर कॉम्पैक्टेड स्टेज में है और ये 6 मीटर जो है एक्सटेंडेड फॉर्म में है, ठीक है। और इंटरनल लाइनिंग की अगर हम बात करें तो ये सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमुलर एपिथेलियम सेल से है। सूडो स्ट्रैटिफाइड का क्या मतलब हो गया? सूडो मतलब हो गया फॉल्स कॉलमुलर सेल्स, जो दिखने में डबल लेयर होते हैं लेकिन है नहीं, ठीक है। उनके ऊपर जो है इस तरह से सिलिया, सॉरी स्टीरियोसिलिया, ठीक है, पॉइंटेड, लेकिन याद रखिएगा वो उनके ऊपर फर्दर माइक्रोविलाय हैं। ये ऐसे 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 स्ट्रक्चर माइक्रोविलाय है, सिलिया नहीं है ऊपर, ठीक है, माइक्रोविलाय हैं स्टीरियोसिलिया सेल्स के ऊपर, क्योंकि ये कंडक्शन करते हैं, आगे हेल्प करते हैं। दिस इज जस्ट अ कंडक्टिंग ट्यूब, और स्पर्म को स्टोर भी करती है, फंक्शन में देखेंगे तो ये यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड थे, ठीक है। सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमुलर एपिथेलियम सेल्स मैंने कहा क्या है, ये स्टीरियोसिलिया सेल्स हैं, इंटरनल लाइनिंग में जो इसको आगे पास करेंगे। अब
ये पार्ट जो है पूरे का पूरा ये 3 हिस्सों में बंटता है। ये पार्ट ऊपर वाला टॉप मोस्ट ये रहा हेड, ठीक है, जिसको हेड को कैपुट भी कहते हैं, कैपुट एपिडेडमस, ठीक है। सेंटर वाला पार्ट जिसको हम बॉडी कह रहे हैं, कार्पस वर्ड यूज करते हैं, कार्पस, कार्पस एपिडेडमस। और तीसरा नीचे वाला पार्ट ये टेल रीजन है, इसका टेल के लिए वर्ड यूज होता है काउडल और काउडा, काउडा एपिडेडमस। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब ये काम क्या करता है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका कि ये क्या करता है, स्पर्म का कंडक्शन करता है, स्पर्म्स को आगे लेके जाता है, ठीक है। उसके बाद स्पर्म मैचुरेशन, इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पर्म मैचुरेशन में क्या करता है, ये 14 डेज का टाइम देता है, जिसमें ये स्पर्म्स को मोटिलिटी, फ्रीली मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्पर्म्स एक्वायर्ड मोटिलिटी, यहीं पे अगर स्पर्म यहाँ मोटिलिटी एक्वायर नहीं करेगा, स्पर्म विल नेवर एबल टू फर्टिलाइज अ ओवम, वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो स्पर्म्स हैं वो लार्ज अमाउंट में निकलते हैं, उनके कंट्रैक्टाइल यूनिट है, उनकी मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो नहीं होंगे तो स्पर्म अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएगा, मतलब कि वो ओवम के पास नहीं पहुंच पाएगा। और तीसरा क्या है, स्पर्म प्रोपल्शन, मैंने वही कहा, स्पर्म की टेल जो है विप लैश लाइक मूवमेंट जो है वो शो करती है, तो ये स्ट्रक्चर है तो इसीलिए पॉसिबल है। तीसरा है ये स्पर्म स्टोरेज, ये क्या करते हैं, ये फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन भी स्पर्म की करते हैं, स्पर्म की स्टोरेज भी करते हैं, ठीक है। कुछ मंथ्स तक जो है इसकी ये स्टोरेज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो मैंने वहां पूछा था, यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि अगर तो कंटिन्यूस स्पर्म्स बनते हैं, मैंने कहा कि एक ह्यूमन मेल में 65 से 72 डेज में स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस चलता है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्म्स, ये एक सेल की बात कर रहा हूं, इस तरह बंडल्स में लाखों में जो है स्पर्म्स बन रहे हैं। तो वो स्पर्म्स अगर यूज नहीं होते हैं, मेल इंटरसेक्शुअल कोर्सेज नहीं करता है, या उसकी नॉक्टर्नल एमिशन नहीं होती, मास्टरबेशन नहीं है, तो वो स्पर्म्स कहाँ जाते हैं? इसका आंसर है कि वो स्पर्म्स जो हैं वो यहीं पे फैगोसाइटाइज होते हैं। कहाँ पे? दैट इज फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस जो है वो यहीं पे होता है। कहाँ? इन्हीं में, दैट इज एपिडिडाइमस में ही जो है उसका फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस जो है वो यहीं पे होता है। तो कहने का मतलब कि अगर स्पर्म्स यूज नहीं होंगे तो वो स्पर्म्स जो हैं वापस जो हैं वो क्या कर दिए जाएंगे, ये देखिए ये सेल्स थे वो ये इंट्रा एपिथेलियल मैक्रोफेजेस और इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स ऊपर हैं, और मैक्रोफेज, ये अलग अलग तरह के सेल जो इसमें प्रिंसिपल सेल्स हैं, बेसल सेल्स हैं, ठीक है, एपिकल सेल्स हैं। इन पे इतने डिटेल में ना जाएं, आप सिर्फ इतना याद रखें कि स्पर्म कंडक्शन में हेल्प करता है, स्पर्म स्टोरेज में हेल्प करता है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन स्पर्म की करता है, एज वेल एज जो है वो क्या करता है, अनयूज स्पर्म को, अनयूटिलाइज स्पर्म्स को फैगोसाइटाइज भी करता है। कौन? दैट इज एपिडिडाइमस, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। यही एपिडिडाइमस जो है यहीं से आगे जब ये ट्यूब थोड़ी सी स्ट्रेट होती है, ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब नहीं है, इस तरह कंपैक्टेड ट्यूब नहीं है। पीछे से भी आपको याद होना चाहिए कि यहाँ वासा फ्रेंचिया थे, जिन्होंने ये वासा फ्रेंचिया ढेर सारी ट्यूब्स ने लाके जो है जो स्पर्म्स थे वो यहाँ पे डंप किए थे। कहाँ पे? दैट इज एपिडिडाइमस। मैंने कहा ये कामा शेप स्ट्रक्चर है इस तरह से, ठीक है। तो यहां से स्पर्म्स आगे कहां जा रहे हैं? यहां से स्पर्म्स आगे जाएंगे, कैसे जाएंगे और कहां जाएंगे ये हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जहां से स्पर्म्स आगे कंडक्ट होंगे दैट इज डक्टस डिफरेंस और वास डिफरेंस, ठीक है। ये क्या है? इट इज अ स्ट्रेट अनकॉइल्ड ट्यूब, सीधी बिना कॉइलिंग के ट्यूब है जो 40 से 45 सेंटीमीटर लेंथ में है। कहां से कहां जाती है? ये एपिडिडाइमस से होते हुए एब्डोमिनल कैविटी में जाती है। किसके थ्रू? इनगुइनल कैनाल के थ्रू, जो कल हम बात कर रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इनगुइनल कैनाल, जिससे एसोसिएटेड हमने इनगुइनल हर्निया भी पढ़ा। ये वही 4 to 5 सेंटीमीटर जो कैनाल है, यहां से होते हुए स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू जो है ये कहां पहुंच जाते हैं? ऊपर। दैट इज आगे कहां जाते हैं उसको देखने से पहले हम बात कर लेते हैं यहां पे ये क्या कर रहे हैं, इनमें है क्या, और इनमें सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमुलर एपिथेलियम सेल्स हैं। दोनों में सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमुलर एपिथेलियम सेल्स हैं। किसमें? इसमें भी, इसमें भी। इसका मतलब है ये स्पर्म
कि स्टोरेज करता है तो ये भी करता है, ये फैगोसाइटोसिस करता है तो ये भी पार्ट फैगोसाइटोसिस करता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, फिर मैंने क्या दिया, स्टोरेज एज वेल एज रीअब्जर्वेशन ऑफ अनयूज्ड स्पर्म्स। देखिए ये क्यों हो रहे हैं, अगर तो स्पर्म्स कंटिन्यूस बन रहे हैं, आगे से यूज भी नहीं हो रहे हैं, तो इंट्रा टेस्टिकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। उस इंट्रा टेस्टिकुलर प्रेशर को अवॉइड करने के लिए स्पर्म जो हैं उनको फैगोसिटाइज किया जा रहा है, सेल्स जो हैं वो इसको फैगोसिटाइज जो है वो करते जा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका, अगर डायग्राम को थोड़ा सा आगे लेके चलें, सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट पार्ट दिस टू हाँ एक चीज और, ये कैसे जाके उसमें मिलता है ये देखिएगा। अब बात को समझिएगा, ये नीचे से ट्यूब आई है, कहां से, दैट इज हमने कहा वास्ट डिफरेंशिया नीचे से ऊपर आया है एब्डोमिनल कैविटी से थ्रू क्या, इनगोइनल कैनाल। तो ये कहां जाके आगे मीट कर रहा है, इसके आगे कहां गया, कहता है ये ट्यूब जो पीछे से आई है ये घूम के ये रहा बचे यूरिटर, ये यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट, ये रहा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बीच में आके ये यूरेटर इस तरफ से, ये यूरेटर इस तरफ से आके मिल रहा है। तो ये ट्यूब जो हम कह रहे हैं, ये ट्यूब जो यहां से घूम के आ रही है, ये देखिए वास डिफरेंस, ये यहां से घूम के आती है इसके ऊपर से, यूरेटर के ऊपर से, और ये जहां पे मैं ये मार्कर घुमा रहा हूं ये देखिएगा, ये ट्यूब यहां आके एक ग्लैंड के साथ से होते हुए सीधी अंदर एंटर कर जाती है। कहां एंटर कर जाती है ये हम बताते हैं, कहां एंटर कर रही है, ये देखिए। लेकिन ये एंटर करने से पहले वैसी ही ट्यूब नहीं आती, ये एम्पुला बनाती है, ये देखिए एम्पुला ऑफ डक्टस। वास डिफरेंस में थोड़ा सा बल्ज स्ट्रक्चर बनता है जो पीछे से लाए हुए स्पर्म्स को जो है वो यहां पे डंप कर रहा है। ये एक तरफ का है, ये दूसरे तरफ का एम्पुला है। ये यहां पे देखिए एम्पुला, यहां से फिर आप क्लियर कर सकते हैं, ये देखिए इसके साथ एक ग्लैंड है जिसकी हम बाद में बात करेंगे। ये देखिए ये दोनों यहां दोनों कॉमन आके यहां बीच में डंप हो रहे हैं। कहां पे डंप हो रहे हैं ये देखिएगा, ग्लैंड्स में कल हमने बात की थी। ये है इसका ये वाला ग्लैंड, दैट इज सेमिनल वेसिकल। इसकी बात भी करेंगे कि इसमें क्या खास बात है जिससे हम रेप केस का पता लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसी क्या खास बात है इसमें, सेमिनल वेसिकल, ये देखिए सेमिनल वेसिकल का डक्ट आ रहा है नीचे की तरफ, और ये रहा इसके आगे वाला डक्ट, दैट इज एजैकुलेटरी डक्ट, जहां पे जाके मिलेगा, इससे नेक्स्ट पार्ट हमने पढ़ना है। तो ये वाली ट्यूब आके जो है अपने स्पर्म्स को जो है वो कहीं किसी डक्ट के साथ जुड़ के डंप कर रही है। कहां डंप कर रही है ये हम पढ़ रहे हैं, ग्लैंड दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सेक्शन काटी हुई है प्रोस्टेट ग्लैंड की, ठीक है। ये सेमिनल वेसिकल, दो ग्लैंड्स, और तीसरा ये काउपर्स ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड्स की लोकेशन है। ये हिप का बोन आया हुआ है और ये नीचे ये पीनिस का पार्ट आया हुआ है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब पीनिस की बात करेंगे, टिश्यूज कौन कौन से हैं उसमें, ठीक है। सिर्फ आपको याद रखना है यूरिनरी ब्लैडर यहाँ है, यूरेटर यहाँ है, नीचे से आता हुआ वास डिफरेंशिया इस तरह घूम के आगे जो है वो एम्पुला बना के फिर जाके जो है वो एंटर होता है कहां पे, प्रोस्टेट ग्लैंड में, जहां पे यहीं से होते हुए आगे वो यूरिथ्रा जो कॉमन पैसेज है यूरिनरी सिस्टम का और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वहां आके डंप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां लोकेशन देख लीजिए सेमिनल वेसिकल की, इसकी लोकेशन देख लीजिए, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड की लोकेशन देख लीजिए, ठीक है। अगर इसको हम दूसरे मायने में देखें तो यहां भी आप अगर पूरी डायग्राम में देखेंगे कहीं, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कहीं बात करें तो ये देखिए आगे आके यही यूरेटर नीचे पीनिस में चला जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल वहां पे ना जाए, हम इसी पे बात करें। तो ये था क्या, डक्टस डिफरेंस जो स्टोरेज और रीअब्जर्वेशन करता है और सिक्रीशन डंप करने से पहले एम्पुला बनाता है। क्लियर, ये बात होगी किसकी, दो स्ट्रक्चर्स की। अब आ जाता है तीसरा स्ट्रक्चर, दैट इज एजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिथ्रा। ये एजैकुलेटरी डक्ट क्या है और यूरिथ्रा क्या है, ठीक है। एजैकुलेटरी डक्ट क्या है और यूरिथ्रा क्या है। एजैकुलेटरी डक्ट देखिएगा, यहां हमने बात कह दी कि ये है एजैकुलेटरी डक्ट, लेकिन एजैकुलेटरी डक्ट को अगर हम दूसरी डायग्राम में डिटेल से देखें, ये भी देखिए यहाँ, ये वासा डिफरेंशिया देखिए, ये एपिडेडमस, ये वैसा डिफरेंशिया यहां से जा रहा था, ये देखिए सेमिनल वेसिकल के पास जाके ओपन हो रहा है। ये डायग्राम हम देखेंगे, ये वाली
ठीक है, इस डायग्राम में हम देखेंगे, देखिएगा ये स्ट्रक्चर रहा, ये आ गया यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और ये रहा यूरिनरी ब्लैडर से नीचे यूरिथ्रा जो कॉमन पाथ है, ठीक है। इस कॉमन पाथ से ये रहा आपका एजैकुलेटरी डक्ट, ये पार्ट, ये ट्यूब जो जा रही है नीचे, ये ठीक है, ये ट्यूब नीचे जा रही है और ये कॉमन हो गया क्या, यूरिथ्रा। ये हम अभी डिवाइड करेंगे इसको कि कितने पार्ट में है यूरिथ्रा, कौन कौन सा है। तो ये कहां से होके जा रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड है ये पीछे, ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड, इसकी भी बात करेंगे, ग्लैंड्स में जाके डिस्कस करेंगे वो क्या काम करता है। तो एजैकुलेटरी डक्ट क्या है, ये भी ट्यूब है, लेकिन ट्यूब बहुत छोटी है, ये तकरीबन 2 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है ये, इट इज जस्ट अ 2 सेंटीमीटर ट्यूब, 2 सेंटीमीटर ट्यूब है, फॉर्म्ड बाय, किससे बनती है, यूनियन ऑफ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, जो पिछले डायग्राम में हमने देखा, सेमिनल वेसिकल, यूनियन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस, इन दोनों का, ये देखिए ये पार्ट है, ये एजैकुलेटरी डक्ट का, ठीक है, एंड टर्मिनेट्स इन द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। अब देखिए, फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ डक्ट, कौन से डक्ट से, सेमिनल वेसिकल एंड एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस एंड टर्मिनेट इनटू प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। ये बाहर से शो किया हुआ, अंदर जाके इसी में खुलता है, यूरिथ्रा में खुलता है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, एजैकुलेटरी डक्ट। ये क्या करता है, ये भी जो है स्पर्म्स को फर्दर आगे कंडक्ट करने में जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट बचता है, दैट इज यूरिथ्रा। अब ये यूरिथ्रा क्या है, यूरिथ्रा देखिए, ये सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट भी है। क्यों, क्योंकि यूरिथ्रा एक कॉमन पाथ है जो क्या करता है, यूरिन एज वेल एज जो है वो सैमन, स्पर्म नहीं कहेंगे, डिफरेंस है स्पर्म और सैमन में, सिर्फ स्पर्म्स 10% है, ठीक है, बाकी सारी सिक्रीशन हम ऐड करें तो सेमिनल वेसिकल की, कॉपर्स ग्लैंड की, ठीक है, इन सब की सिक्रीशन जब ऐड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो तब इकट्ठा जो कंटेंट निकलता है जैकुलेशन में बाहर, वो स्पर्म नहीं होता है, खाली उसको हम सेमन बोलते हैं। 300 to 400 मिलीलीटर जो है पर जैकुलेशन रिलीज होता है। तो हम नेक्स्ट कह रहे थे क्या, दैट इज यूरिथ्रा। ये देखिएगा, दिस इज यूरिथ्रा, ये यहां से शुरू हुआ है यूरिथ्रा, ये पार्ट सारा यूरिथ्रा का है जो पीनिस के अंदर से होके जा रहा है। ये देखिएगा, जहां पे ये मैं मार्कर घुमा रहा हूं, दिस होल पार्ट इज यूरिथ्रा। ये यूरिथ्रा कुछ हिस्सों में डिवाइड है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, वो पार्ट्स क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो इट इज अ कॉमन ट्यूब, क्या करती है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से यूरिन भी पास करवाती है, और यही स्ट्रक्चर जो है वो क्या और पास कराता है, सेमन भी जो है वो पास करवाता है, स्पर्म्स नहीं, याद रखिएगा। तो हम बात कर रहे थे कहां से शुरू होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है उसके नेक से शुरू होता है, एंड टिप ऑफ पेनिस, पीनिस के टिप तक आता है, ग्लैंड्स ऑफ पीनिस के टिप तक आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिनाइल मीटस, ठीक है, ये यहां तक आता है। उसके बाद ये क्या है, कॉमन रूट है, मैंने कहा किसका, सेमन का एज वेल एज यूरिन का। अब इस पार्ट को हम यूरिथ्रा को 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, 3 हिस्सों में ये बढ़ता है, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट। दूसरा मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, एंड थर्ड इज पिनाइल यूरिथ्रा। प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा कहता है 1 से कहीं 3 या 4 सेंटीमीटर तक है ये स्ट्रक्चर, 1 से 3 या 4 सेंटीमीटर जो है प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से होके निकल रहा है। मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा एक कॉपर्स ग्लैंड से थोड़ा सा ऊपर है, ये देखिएगा, ये है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, ये देखिए, ठीक है, और इससे नीचे यहां से सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट यूरिथ्रा का जो तकरीबन 15 सेंटीमीटर है, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा 1 से 2 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर, और ये तकरीबन 13 से 15 सेंटीमीटर है क्या, पिनाइल यूरिथ्रा, सबसे पीनिस से रिलेटेड है पिनाइल यूरिथ्रा। तो सबसे लंबा यूरिथ्रा जो है वो पीनिस सेक्शन में है। एक चीज और यहां ऐड करता चलूं, फीमेल में इसलिए यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन ज्यादा होती हैं क्योंकि उनके यूरिथ्रा का साइज बहुत छोटा होता है, वो 4 सेंटीमीटर रहता है, और मेल में बहुत कम होती है। यहां देखिए साइज 20 सेंटीमीटर साइज है। तो ये थी बात किसकी, एपिडाइमस की, डक्टस डिफरेंस की, एजैकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा की।
यूरिथ्रा 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जो प्रोस्टेटिक रीजन से शुरू होती है और पीनिस के टिप पे, दैट इज ग्लैंड्स ऑफ पीनिस में आके जो है वो आउट होती है। अब कुछ चीजें इससे जुड़ी हुई थी जो मैंने आपसे क्वेश्चन कहे थे कि हम डिस्कस करेंगे कि क्या मेल मेनोपॉज स्टेज में जाता है या नहीं जाता है। देखिए, जैसे ही पर्सन एज्ड होता है, एज्ड पर्सन में क्या होता है, एंड्रोजन्स रिस्पॉन्सिबल है, मेल सेक्स हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए। जैसे ही पर्सन एज्ड होता है, जैसे ही उसकी उम्र गुजरती जाती है, तो क्या होता है, हाइपोसिक्रीशन होती है टेस्टोस्टेरोन की। टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो उसके यंग टाइम पीरियड में था वो एजिंग के साथ डिटोरेट होता है और हाइपोसिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है। एक्सेस हाइपोसिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन लीड्स टू एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल्स। तो एक सेंस में हम ये कह सकते हैं कि स्पर्म बनने बंद नहीं होते हैं, लेकिन स्पर्म का काउंट कम हो जाता है जैसे ही पर्सन जो है वो एज होता है। मतलब थ्रू आउट लाइफ उसके स्पर्म्स बनते रहेंगे, लेकिन काउंट स्पर्म का जो है वो कम होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये हम इसको मेल मेनोपॉज बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल क्लोजर नहीं होता है यहाँ, ठीक है। फिर दूसरा सवाल था, क्या एक इंडिविजुअल सिंगल टेस्टिस के साथ जो है सेक्सुअल लाइफ जी सकता है, रिप्रोडक्टिव लाइफ कर सकता है? जी हाँ, अगर उसका एक टेस्टिस सफिशिएंट अमाउंट में गैमीट्स रिलीज करता है, दैट इज स्पर्म रिलीज करता है, कंटिन्यूस स्पर्म रिलीज करता है, तो उसके स्पर्म्स की वाइटलिटी है, जो है विग्योर है, वो हेल्दी स्पर्म्स हैं, तो वो कैपेबल है कि वो सेक्सुअल लाइफ जो है वो पास कर सकता है। ये कहीं पे नहीं है कि एक टेस्टिस वाला पर्सन जो है वो स्टीराइल हो जाएगा या वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा या कोई किसी और तरह का डिसऑर्डर हो जाएगा ना। अगर उसके टेस्टिस हेल्दी हैं, वो हेल्दी स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, तो वो रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो गुजार सकता है। तीसरा था, हाँ हमने ये कर लिया, अनयूज स्पर्म्स का फ्यूचर क्या होता है। अनयूज स्पर्म जो हैं दोबारा से रीअब्सॉर्ब होते हैं, क्योंकि स्पर्म बनने के प्रोसेस को बार बार एक यूथ में एक क्वेश्चन रहता है कि मास्टरबेशन से क्या पर्सन वीक होता है? जी हाँ, क्योंकि देखिए कंटिन्यूस दो तरह के मैकेनिज्म हैं सेल डिवीजन में, ठीक है। मास्टरबेशन से वीकनेस होती है या नहीं होती है, उसको मैं आंसर दे रहा हूं कि माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रोसेस हैं, और ये मियोसिस बड़ा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कंटिन्यूस अगर ये जो है मास्टरबेशन का प्रोसेस रन करता रहे तो वो वीकनेस कहीं ना कहीं जो है मेल में जो है वो काज करता है। जैसे कंगारू रैट के केस में लास्ट में तो उसकी इवन डेथ भी हो जाती है। सो हाँ, एक और टर्म थी कास्ट्रेशन, रिमूवल ऑफ टेस्टिस। ये क्या किसी डिजीज स्टेट में, मैक्सिमम ये जो है एनिमल हस्बेंड्री में हम करते हैं। डिजीज स्टेट में जो है टेस्टिस रिमूवल, जिसको ऑर्किडेक्टोमी कहते हैं, टेस्टिस को रिमूव करना, कहीं कैंसर हो गई है उसमें कुछ इस तरह के प्रोसेस हैं, वहां इसको अगर रिमूव करें तो उसको हम कास्ट्रेशन कहते हैं। इससे पहले जितनी टर्मिनोलॉजी है, आई थिंक हम टेस्टिकॉन्डी, मोनोर्चाइडिज्म, ठीक है, क्रिप्टोचाइडिज्म, ये सारी टर्म्स जो हैं हम वो टेस्टिस वाले उसमें टॉपिक में जो है कर चुके हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी जेनाइटल डक्ट्स। इसके बाद हमारा जो है वो नेक्स्ट रह जाएगा, इसके बाद जो हमने करना पीनिस, वो हम बड़ा डिटेल में करेंगे। पीनिस की इरेक्शन कैसे होती है, एजैकुलेशन कैसे होती है, वो प्रोसेस हम पीनिस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।